Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and in this video we are going to discuss about three main topics of the second chapter in history of the 10th class, nationalism in India. So in this section I am going to tell you about the Rowlatt Act and Khilafat movement एंड द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आज के वीडियो में हम इसके मीनिंग के थ्रू जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके माध्यम से मैं तीन महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो रॉलेट एक्ट के बारे में बताया जाएगा, दूसरा जो खिलाफत मूवमेंट था, और एक और टॉपिक है जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो आखिर ये क्या था, ठीक है, क्यों हुआ, तो उसके बारे में आज आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है। तो एम्बोल्डेंड विद हिज सक्सेस, गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोजल रॉलेट एक्ट 1919। तो ये जो रॉलेट एक्ट था 1919 में लाया गया था। एम्बोल्डेंड का मतलब होता है विद ग्रेट सक्सेस एंड विद द एनकरेजमेंट। सो एम्बोल्डेंड विद हिज सक्सेस, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो सफलता से, जो सफलता उनको हासिल हुई थी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सत्याग्रह जो आंदोलन था तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। तो सत्याग्रह आंदोलन की सफलता को देखते हुए महात्मा गांधी जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा होपफुल थे, उत्साहित थे। एंड गांधी जी इन 1919, और गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सत्याग्रह आंदोलन को नेशन वाइड चलाया, पूरे देश में, पूरे भारत में चलाया जाए, अगेंस्ट द प्रपोजल रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था 1919 में, उसके खिलाफ उन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह आंदोलन चलाने का सोचा। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो एक्ट था, ये जिस एक्ट को लाया गया था, रॉलेट एक्ट को, ये लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन बहुत ही जल्दीबाजी में लाया गया था, बहुत ही अफरा तफरी में लाया गया था। पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया था। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर, यद्यपि जो उसके डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन, जो यूनाइटेड अपोजिशन था ऑफ द इंडियन मेंबर्स, तो लेजिस्लेटिव इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य थे उसमें इंडियन मेंबर्स भी शामिल थे, लेकिन उनकी इंडियन मेंबर्स ने जो विरोध किया उसको दरकिनार करते हुए, उसके बावजूद भी तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, इस रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया। तो इंडियन मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया, और उनकी अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन जो उन्होंने किया उसको दबाते हुए या उसको नज़रअंदाज करते हुए भारत में रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया। इट गेव द गवर्नमेंट इनोरमस पावर। तो था क्या रॉलेट एक्ट, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, तो मेन यहीं से है। इट गेव द गवर्नमेंट इनोरमस पावर। ये क्या करता था, ये गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा इनोरमस पावर देता था, बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ देता था टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की। वो क्या कर सकते थे, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उसको दबा सकते थे, उसका दमन कर सकते थे। एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, और अलाउ डिटेंशन, और यहाँ तक कि डिटेंशन कर सकते थे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो राजनेता जिन्हें कैदी बनाया गया था, उनको बिना बताए हुए, विदाउट ट्रायल, बिना कोई केस चलाए हुए, उनको 2 साल तक क्या किया जा सकता था, जेल में नज़रबंद किया जा सकता था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। तो महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि एक नॉन वायलेंट, एक अहिंसा भरा एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंस, मतलब विनम्रतापूर्वक, बिना कोई हथियार उठाए, किसी की आज्ञा का पालन ना करना या आज्ञा की अवहेलना कर देना, इस तरीके का वो मूवमेंट चलाना चाहते थे अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। इस प्रकार के जो अनजस्ट लॉ थे, ठीक है, विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो उन्होंने वो चाहते थे कि एक अनजस्ट, जो अनजस्ट लॉ था, जो रॉलेट एक्ट था, इसके खिलाफ वह चाहते थे कि क्या करें, स्टार्ट करें हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल से उन्होंने स्टार्ट करनी सोची। तो यहाँ से जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये पूरा रॉलेट एक्ट के बारे में है। तो अगर पूछा जाता है व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, ठीक है, तो और किस वजह से हुआ, तो यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हैं व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। तो पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
अब यहाँ पर रैलीज वर ऑर्गेनाइज हुआ क्या, इसका प्रभाव तो देखें। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटी, तो रैली ऑर्गेनाइज हुई, शहरों में रैलियाँ निकली। देखिए सिविल डिसोबीडियंस ने किस तरीके से रूप लिया, क्या हुआ सिविल डिसोबीडियंस में, और किस तरीके से जो रॉलेट एक्ट था इसका विरोध किया गया। यहाँ देखें, रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़, कई शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। काम करने वाले लोग हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक पर चले गए रेलवे वर्कशॉप में, और शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें जो थी उन्होंने बंद कर दी दुकानदारों ने। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज, और तो इससे घबरा कर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो लहर चल गई, अपसर्ज का मतलब लहर, ये जो लहर चल रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, एंड स्केयर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उन्हें डर था दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये कम्युनिकेशन की जो लाइन है जिसके द्वारा दूरसंचार होता है, जैसे कि रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, वुड बी डिसरप्टेड, ये बाधित हो सकती हैं। हो सकता है कि अगर हड़ताल कर दी जाएगी तो फिर रेलवे कैसे चलेगा, टेलीग्राफ की जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, ये कैसे चलेंगी, इसमें डिसरप्ट हो सकती थी, ये बाधित हो सकती थी। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि वो नेशनलिस्ट को, इन ये राष्ट्रवादी की विचारधारा के जो ये लोग हैं, इनको क्या किया जाएगा, क्लैम्प डाउन कर दिया जाएगा, इनको कंट्रोल किया जाएगा, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, इनको रोका जाएगा, तो इनको नियंत्रित करने का सोचा गया। एंड लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, तो लोकल लीडर जो थे उनको अमृतसर से उठा लिया गया। जो नेता जो थे, जो इनका जो ये मूवमेंट चला रहे थे, जो ये रैलियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऐसे नेताओं को क्या किया गया, इनको अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी जी को भी बार्ड कर दिया गया, महात्मा गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया, बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली जाने से रोका गया। एंड ऑन 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल को द पुलिस इन अमृतसर, पुलिस जो थी अमृतसर में, उन्हें फायर कर दिया जब एक पीसफुल प्रोसेसन, जब एक पीसफुल रैली जा रही थी, एक शांति रूप से प्रोसेसन जा रहा, जुलूस जा रहा था, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड। तो इसने क्या किया, ये जो घटना थी जिसमें पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेसन पे गोलियां चला दी, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे थे, किसी पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, ना कुछ प्रोवोक कर रहे थे, फिर भी उनको क्या कर दिया गया, उन पर गोलियां चलाई गई, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक। और इसके कारण क्या हुआ, तो वाइड स्प्रेड अटैक, तो बाकी जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, और बाकी जो लोगों का गुस्सा था वो फूटा बैंकों पर। ये ब्रिटिश सर्विसेज थी के डिपार्टमेंट थे, इन पर उनका गुस्सा फूटा, ठीक है, तो उन्होंने आग से जला दिया, अटैक कर दिया उन्होंने उसके ऊपर। मार्शल लॉ, तब इसके बाद क्या हुआ, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज, तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तो यहाँ से ये घटना, ये आखिर जो जलियांवाला बाग था वो मैसेकर क्यों हुआ था, यहाँ से ये सब पूरी मतलब बैकग्राउंड जो है यहाँ शुरू हो चुकी है कि रीजन क्या था। देखिए, तो पहले क्या हुआ, तो आपने देखा कि पीसफुल प्रोसेस जा रहा था, उस पर ब्रिटिश सरकार ने आक्रमण कर दिया, गोलियां चला दी। उसके बाद फिर जो लोग थे, गुस्साए लोग थे, उन्होंने बैंक पर आक्रमण कर दिया। तो उसके बाद बचाने के लिए, इन सर्विसेज को बचाने के लिए इनको, तो मार्शल लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा थोप दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, थोप दिया गया। और जनरल डायर जो थे सर था ये, तो ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला, तो 13 अप्रैल को, उसी समय मतलब ये सब घटनाक्रम चल रहा था, तो 13 अप्रैल को, क्योंकि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, तो 13 अप्रैल को इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट घटित हुआ। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर पढ़ते क्राउड थी, क्योंकि मार्शल लॉ लगा था तो आप कोई भी रैली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। तो ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी, गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, वो इकट्ठा हुई जलियांवाला बाग के ग्राउंड में। एंड सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, तो कुछ जो लोग थे केम टू प्रोटेस्ट, वो आए वहाँ पर, कुछ तो लोग, लेकिन मतलब अब वहाँ पर क्या था, तो जलियांवाला बाग जो स्थान था, वो जो जगह थी, वहाँ पर कुछ लोग तो आए थे, तो उसको क्या कर दिया गया था, ऑन द डे आ लार्ज क्राउड, तो एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग स्थान पर अमृतसर में। तो कुछ लोग तो वहाँ पर जो आए थे वो तो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए आए थे, न्यू रिप्रेसिव मेजर, जो उन्हें नई दमनकारी जो नीतियाँ अपनाई थी, जो तरीके अपनाए, जो कदम उठाए थे, उसका विरोध करने के लिए आए थे। लेकिन जो अन्य लोग थे, हैड कम टू अटेंड द एनुअल ब्रिटिश फेयर, तो उनको तो इससे मतलब ही नहीं था कि ये जो क्या मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, वो तो केवल इसलिए आए थे, एनुअल जो फंक्शन होता था, बैसाखी का जो मेला लगता था जलियांवाला बाग में, उससे अटेंड करने के लिए आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, तो
शहरों से आए थे, गाँवों से आए थे, एंड वर अनअवेयर, शहर के बाहर से आए थे, और वर अनअवेयर, अनअवेयर मीन्स अननोन, और वो उन्हें पता भी नहीं था ऑफ मार्शल लॉ, कि मार्शल लॉ थोपा गया, उनको जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। हुआ क्या, डायर एंटर द एरिया, तो डायर को इस बात की सूचना मिली कि इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई, क्योंकि मार्शल लॉ था तो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो कुछ लोग तो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, उनका तो ठीक था, लेकिन जो कुछ लोग बेचारे जो मतलब जानते भी नहीं थे कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, और वो बेचारे के बैसाखी मेले में आए हुए थे, तो उनको तो ये पता ही नहीं था। वहाँ पर डायर एंटर कर गया, वहाँ पर डायर वहाँ पर आ गया, जो अंग्रेज अफसर था, उनने ब्लॉक द एग्जिट, उनने एग्जिट पॉइंट को बंद करवा दिया, जहाँ से लोग बाहर जा सकते थे, तो उनने क्या करा, उनको बंद करवा दिया, और ओपन फायर करवा दी ऑन द क्राउड, भीड़ पर, किलिंग 100, और सैकड़ों लोग इस पर मारे गए। तो बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही ब्रूटल स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो उसने ऐसा लिया। ठीक है, अगर कहें कि भारतीय इतिहास को अगर देखें तो सबसे निर्मम माना जाता है इस अंग्रेज अफसर को, डायर को, जिसने वहाँ पर जो जनता वहाँ पर बैसाखी मेले में आई हुई थी, सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, वहाँ पर उनने उस निर्दोष और जनता पर उसने ओपन फायर कर दिया, और काफ़ी लोग वहाँ पर मारे गए, बच्चे मारे गए। तो हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, और बाद में हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर, तो उसने बताया कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, उसने डिक्लेयर किया द वॉज टू प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट, तो वो गई उसका उन्होंने सीधे ये कह दिया जनरल डायर ने, भाई मैं तो एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता, इस उद्देश्य से मैंने ऐसा किया था, मतलब एक नैतिक इफेक्ट लाना चाहता था कि लोग इसे समझें, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, तो वो चाहता था कि मैं एक मोरल इफेक्ट डालना चाहता हूँ जो सत्याग्रही हैं उनके माइंड में, और फीलिंग ऑफ टेरर आई हैव, कि उनके मन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका आतंक और फियर, एव मिस होता है फियर, जागे। अब तो इस तरीके से उन्हें अपना कह दिया। ठीक है, तो उन्हें कुछ जो एक्सप्लेनेशन था उन्हें ये दिया कि भाई मैं तो मॉरल इफेक्ट डेवलप करना चाहता था। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग, तो जिस तरीके से अब इफेक्ट क्या हुआ देखिए, एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग, तो जैसे जैसे जलियांवाला बाग जैसे कि जो इंसिडेंट की जो न्यूज़ थी वो स्प्रेड हुई, फैलती गई, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट, तो जो भीड़ जो थी वो सड़कों पर आ गई, इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, कई सारे जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स थे, देयर वर स्ट्राइक, वहाँ पर स्ट्राइक होने लगी, क्लैशेस, टकराव होने लगा पुलिस के साथ और विद पुलिस, एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक होने लगा। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, तो अब सीधी सी बात है, तो गवर्नमेंट ने भी, उसका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रिस्पॉन्ड किया विद ब्रूटल रिप्रेशन, बहुत ही निर्दयी तरीके से उसको दबाने की कोशिश करी, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, उन्हें क्या किया, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट, उन्हें लोगों को अपमानित किया, उनको डराने धमकाने की कोशिश की। सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, और यहाँ तक कि सत्याग्रही को मजबूर किया गया कि वो अपनी नाक रगड़ें जमीन पर, उनके सामने नाक रखने। तो इतना ह्यूमिलिएशन किया जाता था। सत्याग्रही जो भी सत्याग्रह आंदोलन में शामिल था, सत्याग्रह चला रहा था, तो उसके साथ पहली बात तो ब्रूटल रिप्रेशन किया जाता था, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता था, टेरराइज द पीपल, लोगों को डराया जाता था। और कैसे ह्यूमिलिएट किया जाता था, सत्याग्रही जो आंदोलन करने वाले जो लीडर्स होते थे, जो पीपल होते थे, उनको वो मारते पीटते थे, और उनको इतना मजबूर करते थे टू रब दियर नोज, की उनको अपनी नाक रगड़नी पड़ती थी ज़मीन पर। एंड क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, या इसके अलावा ये भी करते थे कि क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, वो उनको ज़मीन पर रेंग कर चलने के लिए कहते थे, एंड डू सलाम, और कहते थे भाई हमको क्या करो, सलाम करो, जिसे सैल्यूट कहा जाता है, टू ऑल साहिब, और भी सभी साहिब को, मतलब सभी अंग्रेज अफसर को। पीपल वर फ्लॉज्ड एंड विलेजेस, तो जो लोग थे, तो लोगों को वहाँ पर क्या किया जाता था, फ्लॉग्ड किया जाता था, मतलब कोड़े मारे जाते थे, और लोगों को कोड़े मारे जाते थे। और जो गांव होते थे अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब एंड नाउ इन पाकिस्तान, जो आप पाकिस्तान में है, गुजरनवाला इन पंजाब इन पाकिस्तान, नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब, तो वहाँ पर बॉम्ब धमाके भी किए गए, तो लोगों को कोड़े मारे गए, बॉम्ब धमाके किए गए। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, और इस तरह हिंसा जो थी वो फैल गई। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, कॉल ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब हुआ क्या, तो लोग जो थे, लोगों को कोड़े मारे गए, गाँव को बम से उड़ाया गया। तो इस हिंसा को देखते हुए फिर महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। वाइल द रॉलेट एक्ट, अब इस यहाँ पर हम पढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में पता चलेगा। जबकि कह रहा कि वाइल द रॉलेट एक्ट हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, तो जबकि जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये फैला, एंड इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटी, लेकिन फिर भी इसकी जो सीमाएँ थी वो शहर और टाउन्स तक ही सीमित रही। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, तो महात्मा गांधी जी चाहते की इच्छा हुई कि मैं इससे भी बड़ा नेशन वाइड मूवमेंट चलाऊँ, but he was certain that
नो सो मच कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। लेकिन उनको ये भी बात पता थी, उनको ये लगता था महात्मा गांधी, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट, कि इस प्रकार का कोई भी जो मूवमेंट है कुड बी ऑर्गेनाइज तब तक नहीं हो सकता, तब तक ये बड़ा संगठन नहीं बन सकता जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे, तो तब तक ये मूवमेंट सफल नहीं हो सकता। उनको ऐसा लगता था। ऑन वन वे ऑफ डूइंग दिस, तो एक तरीके से इस तरीके से ऐसा करते हुए ही फेल्ट वॉज टू टेक द खिलाफत इश्यू, तो उन्होंने ये उनको लगा कि क्यों ना जो खिलाफत का मुद्दा है इसको उठाया जाए। अब जो ये खिलाफत मूवमेंट है, ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट क्या था, खिलाफत मूवमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो खिलाफत किससे कहा जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए खिलाफत का मतलब क्या, खलीफा से बना है खिलाफत। खलीफा किसे कहते हैं, तुर्की का जो सुल्तान था, जो टर्की का जो एम्परर था, जो सुल्तान था, उसको खलीफा कहते थे, और उसी को मुस्लिमों का धर्मगुरु भी माना जाता था। जैसा वो कहता था वैसे ही सारे देशों के, चाहे पूरे वर्ल्ड वाइड जो मुस्लिम होते थे वो उसको फॉलो करते थे। तो पहला विश्व युद्ध देखिए हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, जो टर्की जो थी, तो पहला विश्व युद्ध जो था वो खत्म हुआ था ऑटोमन टर्की के डिफीट के साथ। तो उसमें टर्की हार गया था, ऑटोमन टर्की एम्पायर हार गया। एंड देयर वर र्यूमर, और ऐसी र्यूमर आए तो उसमें जर्मनी भी शामिल था, आपको पता होगा। एंड देयर वर र्यूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर। तो जब हार गया था, टर्की हार गया था, ऑटोमन टर्की एम्पायर हार चुका था, जर्मनी हार चुका था, टर्की हार चुका था। तो उसके बाद क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड में हार हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, एंड देयर वर र्यूमर्स, तो ऐसी अफवाह फैली दैट हार्श पीस की, ये जो एक कठोर जो पीस शांति वाली जो ये संधि थी, ट्रीटी जो थी, वॉज गोइंग टू बी इम्पोज, वो उनके ऑटोमन एम्पायर के ऊपर थोपी गई थी। And there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor. ऑटोमन एम्परर पर थोपी गई थी, इस प्रकार की मतलब लहर चल रही थी, इस प्रकार की बातें चल रही थी। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, तो खलीफा जो होता था, मैंने आपको बताया, उसको क्या माना जाता है, स्पिरिचुअल हेड माना जाता था इस्लामिक वर्ल्ड का। टू डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर, तो अब उनको लगा कि भाई वो हार चुके हैं, ऑटोमन टर्की हार चुका था, तो ऑटोमन टर्की पर ऐसी अफवाहें चली कि जो ऑटोमन टर्की का जो एम्परर है, जो खलीफा है, उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, मतलब उसके ऊपर वो कुछ मतलब जो अधिकार हैं, या मतलब सॉरी, तो कुछ जो बातें हैं उनके ऊपर थोपी जा रही हैं, जिसे वो मानना नहीं चाह रहे हैं, जबकि उनके ऊपर कुछ क्या करी जा रही है, उनके ऊपर कुछ चीज़ें थोपी जा रही हैं। तो टू डिफेंड द खलीफा टेम्पल पावर, तो खलीफा की टेम्पल पावर को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई इन बॉम्बे इन मार्च 1990। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ऑटोमन एम्पायर हार गया था, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत चुकी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो टर्की के जो एम्परर है उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, या उनको उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट कर रही है, और जितने भी मुस्लिम हैं वहाँ के लोग उनके साथ वो बुरा बर्ताव कर रही है। इसी मुद्दे को गांधी जी ने उठाने की कोशिश करी कि क्यों ना मैं इस मुद्दे को उठाकर मुसलमानों को अपने साथ कर लूँ, और एक हिंदू मुस्लिम को एक करके मैं अपने जो सत्याग्रह आंदोलन है इसको और ज़्यादा पावरफुल बना लूँ। अ यंग जनरेशन, तो एक यंग जनरेशन जो थी मुस्लिम लीडर की, लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। तो वो तैयार हो गए, जो मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, बिगेन टू डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी से बात करना चाहते थे कि क्या संभावना है कि अगर हम एक साथ होकर मतलब लड़ेंगे, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन, तो क्या इस मुद्दे पर हमें क्या फ़ायदा होगा। तो क्योंकि सीधी सी बात है, हर कोई अपना फ़ायदा सोचता, तो मुस्लिम भी सोच रहे थे इसका मतलब हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इस मुद्दे पर हमें क्या सपोर्ट मिलेगा, क्या करेंगे आप। तो गांधी जी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी, गांधी जी को लगा कि ये तो भाई एक अच्छा सा मौका है मुस्लिम को एक अंडर द अम्ब्रेला, एक छाता के नीचे या एक छत्र के नीचे लाने के लिए ऑफ अ यूनिफाइड नेशन मूवमेंट। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया मौका है, अगर मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ, खिलाफत मूवमेंट को उठाता हूँ, ये जो खिलाफत मुद्दा था जिसमें जो ब्रिटिश सरकार थी बहुत ही दुर्व्यवहार कर रही थी मुसलमानों के साथ, और वहाँ के मुसलमानों के साथ, वहाँ के खलीफा के साथ, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनका इसमें साथ दूंगा और इसके खिलाफ बोलूँगा, तो हो सकता है कि ये जो मुस्लिम्स है वो मेरा साथ देंगे, और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर मैं अगर इस आंदोलन को लड़ूंगा, तो हो सकता है कि मुझे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और मैं ज़्यादा कामयाब हो पाऊंगा, ऐसा उनको लगता था। एट द कलकत्ता सेशन, तो कलकत्ता सेशन के दौरान और द कांग्रेस इन सेप्टेम्बर 92, कांग्रेस 92 में ही कन्विंस्ड अदर लीडर, वो उन्होंने कन्विंस कर लिया बाकी जो लीडर थे, नीड टू स्टार्ट कि भाई अगर आपको ये आज़ादी की लड़ाई जीतनी है तो हमें
एक स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमें क्या स्टार्ट करना होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट ना करना, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत, तो हमें खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो उन्होंने कहा कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा इन सपोर्ट ऑफ, जो खिलाफत का भी मुद्दा उठाएगा और साथ ही स्वराज का भी मुद्दा उठाएगा, दोनों को लेकर, मुद्दों को लेकर साथ में लड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये टॉपिक समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।